यस हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का महाप्रज्ञा कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हम वापस बीएड सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की जो काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स है उसका पार्ट नंबर अपन 12 लेकर आए हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में अपन ने देखा था कि आदर्श गैस के अपने प्रेशर का फॉर्मूला निकाला था और वो फॉर्मूला अपने पास इस प्रकार यूँ आया था कि P बराबर 1/3 m/L³ c²। ये अपने पास फॉर्मूला आ चुका था, ठीक है। और आपको पता है ये क्या है, c², ये है वेग के वर्ग का माध्य, ये इसका एवरेज था, स्क्वायर करके एवरेज जो अपन ने निकाला था, ठीक है। ये किसके बराबर आया था आपका मान, c1² + c2² + c3² डैश 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 प्लस cn²/n। ये पूरी वैल्यू आपके किसके इक्वल आई थी, c² के इक्वल आई थी। फिर अपन इसको वापस चेंज कर दिया था इस फॉर्मूले को। आपको पता है L³ किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के बराबर होता है। तो अब अपना फॉर्मूला आया वापस P बराबर 1/3 m/v c², ठीक है। ये हो गया। अब अपने को वापस पता है द्रव्यमान अपॉन आयतन क्या होता है, गैस का घनत्व, मास अपॉन वॉल्यूम किसके बराबर होता है, डेंसिटी के बराबर है ना। जो किसकी डेंसिटी है, गैस की, गैस का घनत्व। तो अपने पास ये जो फॉर्मूला आया था वो क्या हो गया था, P बराबर 1/3 ρ c²। ये फॉर्मूला अपने पास आ चुका था, ठीक है। अब अपन इस फॉर्मूले को वापस चेंज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को अपन किस प्रकार वापस चेंज कर सकते हैं, आइए मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंज करता हूँ। डेंसिटी किसके इक्वल आई, मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल। अगर मैं वॉल्यूम को 1 ले लूँ, वॉल्यूम का अगर अपन कितना ले ले 1, अपन एक कुछ लैंग्वेज लिख रहे हैं ऐसे कि यदि रो गैस के एकांक आयतन का द्रव्यमान, अगर वॉल्यूम 1 हो गया तो आपका रो किसके इक्वल हो जाएगा, मास के इक्वल। जब आपका रो मास के इक्वल आया तो अपने को पता अपन जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो अपन इस प्रकार इसको अपन लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यदि रो गैस के एकांक आयतन का द्रव्यमान, यदि रो गैस के एकांक आयतन का मास हो, एकांक आयतन का द्रव्यमान हो, तो 1/2 ρ c² गैस के एकांक आयतन की माध्य गतिज ऊर्जा होगी। देखो अब आपका फॉर्मूला वापस चेंज है, अपन ने कुछ वैल्यू लिखी और इस मान को अपन वापस चेंज करेंगे। ये लाइन आपको लिखनी है ना, यहाँ तक तो कल अपना हो गया था कल वाली क्लास में। इससे आगे अपन देख रहे हैं ना कि अगर रो गैस के एकांक आयतन हो तो मतलब रो किसके इक्वल हो जाएगा, मास के इक्वल। तो मास के इक्वल होने का मतलब 1/2 ρ c², ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब अपने को पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आप क्या लिख दो 1/2 mv²। तो m यहाँ से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, ठीक है। और c² मतलब वेग का माध्य का वर्ग है, तो इसका मतलब ये कौन सी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, आपकी माध्य गतिज ऊर्जा होगी। तो अब अपन इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं वापस, इसको मिटा रहा हूँ है ना। आपको क्या करना, इसी के अंदर आके ये जो फॉर्मूला आया या यूं कहे तो अपन एक बार ऐसे लिख सकते हैं कि अपना फॉर्मूला E बार बराबर 1/2 ρ c², यही होगा माध्य गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसका मान निकालूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ρ c²। इसको आप समीकरण नंबर ए बना लेना, जो कल अपने पास प्रेशर का फॉर्मूला है। तो 2E बार किसके बराबर हो गया, ρ c² के, ठीक है। तो अब मैं ये मान किस में रख दूंगा, समीकरण ए में। तो उपरोक्त मान इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर, ये मान समीकरण ए में रखने पर वैल्यू पुट कीजिए आप इसके अंदर। तो आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, P बराबर ρ c² की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 2E बार। तो अपने पास हो जाएगा 2/3E बार। ये अपने पास एक फॉर्मूला और आ गया। बस अपन प्रेशर के फॉर्मूले को दो प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान रखना है ना। आदर्श गैस के दाब की व्याख्या की, उसमें एक बार तो अपने पास क्या है, P बराबर 1/3 ρ c², और एक बार अपने पास क्या हो गया, P बराबर 2/3E बार। कैसा है, ये पूरा सिस्टम है ना, अपन ने इसको सोल्व कर लिया। अब ये फॉर्मूला आपके आगे काम आएंगे। अब यहाँ से अपन 3 या 4 टॉपिक सोल्व करेंगे, उस फॉर्मूले में यहाँ पर इसका क्या रहेगा, रोल रहेगा, ठीक है। तो आइए इसको आप उतार लेना, ये तक ये आपका यहाँ तक ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो कि गैस का दाब, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, जो गैस का जो प्रेशर आ रहा है,
गैस का दाब एकांक आयतन की गैस का दाब एकांक आयतन की माध्य गतिज ऊर्जा का गैस का दाब एकांक आयतन की माध्य गतिज ऊर्जा का 2/3 होता है। बस ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। आदर्श केस के दाब की व्याख्या कर्म कर ली। दो प्रकार से फॉर्मूला आया, ये अपन ने इस फॉर्मूले को वापस चेंज करके ऐसे लिख दिया। अब आपको देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, देखो इस प्रकार कि सिद्ध करो कि गैस का दाब उसकी माध्य गतिज ऊर्जा का कितना होता है, 2/3 होता है। तो अब आपको कैसे करना वो सारा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें आपके पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक चलेंगे कि अपने पास गैस का दाब आ गया और अपन ने ये टॉपिक एक तरह से मतलब किसका सोल्व किया था, गैसों के काइनेटिक मॉडल का सोल्व किया। उसमें अपन ने देखा कि गैस में बहुत सारे अणु होते हैं। तो अब आपको अणु का अलग अलग से मान पूछ सकते हैं कि जैसे जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी उसका फाइनली मान क्या होगा, या इसका वर्ग माध्य मूल वेग जिसको अपन CRMS से लिखते हैं वो क्या होगा, या इसके टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होगा। तो अपन पॉइंट टू पॉइंट इसमें निकालेंगे, ठीक है। आइए पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा अपना अणु की माध्य गतिज ऊर्जा जिसको अपन E बार से लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया अणु की माध्य गतिज ऊर्जा। अभी अपने पास आया हुआ है, इस फॉर्मूले को अपन 2 या 3 रूप में लिख सकते हैं। E बार अणु की माध्य गतिज ऊर्जा क्या निकालनी अपने को, E बार निकालनी है। तो देखिए अब अपने को पता है चूंकि प्रत्येक अणु की माध्य गतिज ऊर्जा, प्रत्येक अणु की माध्य गतिज ऊर्जा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं E बार माध्य गतिज ऊर्जा, E बार बराबर 1/2 m C1² प्लस C2² प्लस C3² प्लस CN²/n। ये आपको पता है। अपने पास एक गैस के अंदर टोटल कितने अणु थे, n अणु थे, और सभी अणु का मास सेम है, और वो माना वो मास क्या है, स्मॉल m है। आप चाहो तो इसको स्मॉल m के रूप में लिख सकते हो। तो इस कंडीशन में सारे अणु की जो माध्य गतिज ऊर्जा होगी अपन लिख सकते हैं 1/2 m पहले वाले अणु की C1² प्लस 1/2 m दूसरे वाले की C2² प्लस 1/2 m C3²। ऐसे अपन ने कंटिन्यू लिख लिया। तो फाइनली अपना 1/2 m तो इधर आ गया कॉमन, और इस साइड में क्या बच गया, C1² प्लस C2² प्लस C3² डैश डैश प्लस CN²/n, ठीक है। या अपन फॉर्मूले को वापस ऐसे लिख सकते हैं कि E बार बराबर 1/2 m C बार² जो अणु के वेगों का वर्ग को माध्य। एक आपका ये हो गया अणु के माध्य गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, एक अपने पास ये हो जाता है। और इस फॉर्मूले को अपन वापस चेंज कर सकते हैं, चूँकि गैस में अणु की संख्या कितनी है, n। चूँकि गैस में अणु की संख्या n है, गैस के अंदर अणु की संख्या कितनी है, n है, तो गैस की कुल गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो गैस की कुल माध्य गतिज ऊर्जा, ध्यान रखना E बार, मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप है ना, इसको आप ऐसे मतलब E का मतलब ही क्या हो गया, इसकी काइनेटिक एनर्जी है, बार लगा रहे हो इसका मतलब इसकी माध्य गतिज ऊर्जा। तो इसकी माध्य गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, E बार बराबर 1/2 m C बार² इंटू n। ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको पता m इंटू n, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कैपिटल M आ जाएगा, और कैपिटल M यहाँ पर सारे अणु का एक साथ मास है, या यूं कहे तो गैस का मास है। तो अपन इसको लिख सकते हैं फॉर्मूले को कि E बार बराबर 1/2 m C बार²। एक आपका फॉर्मूला ये हो गया। देखो अलग अलग रूप में अपन तोड़ रहे हैं फॉर्मूला, अपन अलग अलग रूप में ऐसा भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अपन इसलिए कर रहे हैं न्यूमेरिकल में इजी रहता है। आपको न्यूमेरिकल में जो वैल्यू दे रखी होगी उसके अनुसार अपन इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तोड़कर अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वापस इसको अपन चेंज कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इसी में यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यदि गैस के एकांक आयतन, यहाँ पर अपन वॉल्यूम क्या ले रहे हैं, एकांक ले रहे हैं, यदि गैस के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा माध्य गतिज ऊर्जा वही सेम, एकांक आयतन की माध्य गतिज ऊर्जा E बार बराबर 1/2
m/v c बार स्क्वायर। देखो वापस आपका फॉर्मूला चेंज हो गया। जैसे ही आयतन एकांक लेते हैं तो अपने को पता मास किसके इक्वल हो जाता है, डेंसिटी के इक्वल। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो आयतन एकांक है तो अपन ने नीचे v लिख दिया, इसका मतलब कोई नहीं, v का मान क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो अपन इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दिया 1/2 mv c बार स्क्वायर। अब आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, डेंसिटी के इक्वल होता है। तो अब अपना फॉर्मूला क्या आ गया वापस, E बार बराबर 1/2 रो c बार स्क्वायर। देखिए आपका फॉर्मूला इस प्रकार आ गया, 3 अलग अलग रूप में। फॉर्मूला अपन ने 3 अलग अलग रूपों में बता दिया, तीनों किसके, माध्य काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, ये फॉर्मूला अब आपको देखो किस प्रकार काम आता है। जैसे आपने कोई एग्जाम दिया कंपटीशन जैसे, तो उसके अंदर आपको इस प्रकार पूछ सकते हैं कि गैस के अणु की माध्य गतिज ऊर्जा क्या है। अब आपको 4 फॉर्मूले दे सकते हैं, तो वो फॉर्मूले इससे रिलेटेड भी दे सकते हैं, या वो फॉर्मूले इससे रिलेटेड भी दे सकते हैं, या वो फॉर्मूले इससे रिलेटेड भी दे सकते हैं। लैब असिस्टेंट का जो आप एग्जाम देते हो उसके अंदर आप देखना इसका क्वेश्चन पूछा हो एक बार, है ना, प्रयोगशाला सहायक का आपने एग्जाम दिया तो उसके अंदर आपको इस प्रकार अपने को 3 रूप में अपन ने माध्य गतिज ऊर्जा बता दी। तो एक आपका टॉपिक कंप्लीट है, कौन सा, अणु की एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ई बार बराबर या तो 1/2 mc स्क्वायर या 1/2 कैपिटल M c बार स्क्वायर। ये क्या है, ये पर्टिकुलर एक अणु की है और ये सारे अणु की हो गई। और या इसको अपन ने रो के रूप में इस प्रकार लिख दिया। रो यहाँ पर क्या है, डेंसिटी है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, आ गया ये एक टॉपिक आपका कंप्लीट है। अब अपन निकालेंगे इसका सेकंड वाला टॉपिक, अणु का वर्ग माध्य मूल वेग, रूट मीन स्क्वायर, वेलोसिटी फॉर रूट मीन स्क्वायर बाय मोलिकुलर। अणु की रूट मीन स्क्वायर के अंदर अपने को वेलोसिटी देखनी, ये भी अच्छा टॉपिक है आपका। सेकंड, अणु का वर्ग यानी स्क्वायर करना है, माध्य यानी एवरेज निकालना है, वर्ग माध्य मूल, मूल का मतलब ये होता है वर्गमूल, इसका रूट निकालते हैं अपन। तो अणु का वर्ग माध्य मूल वेग, जिसको अपन यहाँ पर अणु का अपन वेग क्या लेके चल रहे हैं, c लेके चल रहे हैं। तो CRMS आपने 12th क्लास के अंदर देखा अपन ने निकाली हुई वैल्यू है ना, मतलब किसी पर्टिकुलर दूसरे मान की वैल्यू निकाली जिसको अपन किस प्रकार लिखते हैं, रूट मीन स्क्वायर यानी वर्ग माध्य मूल वेग, CRMS। तो अपन लिखेंगे कि मतलब ये अपन चाहे ना तो अपन इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने क्या करना है, सिस्टमेटिक तरीके से इसको लिखना है, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर अलग अलग रूप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया कि एक गैस के अंदर जो अणु उपस्थित है उनका वर्ग माध्य मूल वेग निकालिए, तो आपको इस प्रकार लिखना। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने को पॉइंट टू पॉइंट कैसे लिखना वो मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि यदि गैस के अणुओं के वेग, अपने पास कोई गैस है उनके अणुओं के वेग अपने को दे रखे हैं, यदि गैस के अणुओं के वेग अपन ने जब सोल्व किया था तब लिया था C1 C2 C3 Cn हो, तो अपन इसका वर्ग माध्य निकाल सकते हैं। हो तो अणु के वेग का वर्ग माध्य क्या हो जाएगा, c बार स्क्वायर बराबर C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस Cn स्क्वायर अपॉन n। ये अपन ने निकाल चुका है। तो अपने देखो 2 चीज़ आ गई, वर्ग और माध्य आ गया। अणु के वेग का वर्ग और माध्य निकाले। अब अपने को क्या निकालना है, वर्ग माध्य मूल। मूल का मतलब इसका अपन क्या कर देंगे, अंडर रूट, बस यही चीज़ अपने को निकालनी। लैंग्वेज पकड़ो और लैंग्वेज अपन क्या बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। तो अणु के वेग, वेग का वर्ग, वर्ग का माध्य और माध्य का अब अपने को निकालना है मूल। तो अपन आगे लाइन लिखेंगे कि वेग के वर्ग के माध्य या वेग के वर्ग माध्य का मूल, वर्ग माध्य उसका अपन क्या निकाल दें, मूल। वर्ग माध्य का वर्गमूल या अपन इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट, जो अपने को वर्गमूल निकालना है तो वो कहलाता है वेग के वर्ग माध्य का वर्गमूल अणु के वर्ग माध्य, अणु का वर्ग माध्य मूल, अणु का वर्ग माध्य मूल वेग कहलाता है। इसे CRMS से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे इसको अपन। इसे
CRMS से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हो गया। देखो मैंने आपको भी जो समझाया, रूट मीन स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा वर्ग माध्य मूल वेग। तो अपन लिख सकते हैं CRMS किसके इक्वल होगा, CRMS इक्वल हो जाएगा अपना C वेग हो गया, वेग का वर्ग हो गया, इसका माध्य हो गया, और इसका अपन ने क्या निकाल लिया, वर्गमूल। बस ऐसा कर सकते हैं अपन, ये हो गया CRMS आपका। वापस इस मान को अपन चेंज कर सकते हैं, कैसे, आप इसका स्क्वायर कीजिए, क्योंकि अपने को यहाँ से अंडर हटाना है, तो आप C स्क्वायर RMS करोगे तो आपका मान कितना हो जाएगा यहाँ से C बार स्क्वायर। मतलब अगर देखा जाए तो अपने पास C बार स्क्वायर किसके बराबर हो रहा है, C स्क्वायर RMS के बराबर हो रहा है। तो अब अपन वापस वैल्यू चेंज करेंगे इसकी, कि हम जानते हैं, आप इसको लिखिए, इसके जस्ट अपन आगे मिटाकर इसमें लिखता हूँ मैं। यहाँ तक हो गया अपने पास। हम जानते हैं दाब P का फॉर्मूला अपने पास क्या आया हुआ है, दाब P बराबर 1/3 रो C बार स्क्वायर, ये अपने पास आया हुआ है। प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 रो C बार स्क्वायर, या यूं कहे तो P बराबर मैं लिख सकता हूँ 1/3 रो, ऐसे का ऐसे ही, या अपन रो का मान वापस चेंज करके भी लिख सकते हैं। और C बार स्क्वायर किसके बराबर है, C बार स्क्वायर अपना C स्क्वायर RMS के बराबर है, C स्क्वायर RMS। ठीक है, या वापस इसको अपन चेंज कर सकते हैं, तो P बराबर 1/3 रो को अपन क्या लिख सकते हैं, M/V C स्क्वायर RMS। ठीक है, और एक लाइन और लिखनी, आप V को इधर भेज लीजिए, क्योंकि अपन आदर्श गैस के निकाल रहे हैं। आदर्श गैस के दाब की व्याख्या करें तो आपको पता है आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट के रूप में चलती, मतलब PV इक्वल टू RT होती, R आपका गैस कॉन्स्टेंट है और T आपका टेम्परेचर है, वो दोनों अपन इसको कॉन्स्टेंट बता सकते हैं। तो फाइनली अपने पास PV बराबर क्या इक्वेशन आई, 1/3 MC स्क्वायर RMS। बस ये आपका वर्ग माध्य मूल वेग के रूप में फॉर्मूला हो गया। बस ये चीज़ ध्यान रखना आपको कि C स्क्वायर RMS किसके बराबर हो जाएगा, C बार स्क्वायर के बराबर। तो वहाँ से अपन अणु का वर्ग माध्य मूल वेग निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या निकाल लिया अपन ने, गैस के अणु की कुल माध्य गतिज ऊर्जा कितनी थी, वो अपन ने अलग अलग रूप में देखी। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा, अणु का वर्ग माध्य मूल वेग। अब अपन निकालेंगे ताप की व्याख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका तीसरा पॉइंट, आदर्श गैस के टेम्परेचर की अपने को व्याख्या करनी। टी का भी फॉर्मूला आप 2 या 3 रूप में आएगा, देखना आप निकालेंगे अपन। आदर्श गैस के ताप की व्याख्या 3 नंबर पॉइंट। आदर्श गैस के ताप की व्याख्या, टेम्परेचर निकालना अपने को है ना, आदर्श गैस के ताप की व्याख्या। इस फॉर्मूले को अपन भी 2 या 3 रूपों में देखेंगे, किस प्रकार अलग अलग रूप में आएगा। तो चलो आइए अपन लिखते हैं। अभी अपने पास जो वैल्यू आई, हम जानते हैं अपने पास क्या फॉर्मूला आया था, PV के रूप में है ना, या यूं कहे तो P बराबर 1/3 रो C स्क्वायर RMS, ये अपने पास फॉर्मूला आया था। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो P बराबर 1/3 रो को अपन क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M/V C स्क्वायर RMS, या यूं कहे तो P बराबर 1/3 इस कैपिटल M को मैं ऐसे लिख सकता हूँ M/N/V C स्क्वायर RMS। यहाँ तक कोई दिक्कत है, देखो लाइन टू लाइन अपन इसके इस फॉर्मूले को अपन ने क्या कर लिया, खोल दिया। ठीक है, आप चाहो तो V को इधर भेज दीजिए यहाँ से, तो अपने पास क्या हो जाएगा, PV बराबर 1/3 MN C स्क्वायर RMS। ठीक है, अब अपने को पता है, वापस मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंज करता हूँ। वो ऐसे करेंगे कि अपने को पता है E बार का मान किसके बराबर आया, अणु की माध्य गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला किसके बराबर आया, 1/2 MC बार स्क्वायर, ये था अपने पास। अणु के माध्य गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था, E बार बराबर 1/2 MC बार स्क्वायर। आप चाहो तो इसको यहाँ भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ अपने पास क्या स्पेस हो जाएगा। अणु के माध्य गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है E बार बराबर 1/2 MC बार स्क्वायर, या इसी फॉर्मूले को अपन कैसे लिख सकते हैं, 1/2 MC स्क्वायर RMS। अभी अपने पास आया ना कि
यही सी बार स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर आर एम एस। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस मान को इस प्रकार सेट करूँगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से आप नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि अपना मान और इसका ईजी हो जाएगा। तो अपन देख सकते हैं, देखो पी वी बराबर 2/3 और अंदर हो गया आपका 1/2 mn सी स्क्वायर आर एम एस। ठीक है, आपका फॉर्मूला इस बार चेंज हो गया। अपन ने इस वैल्यू को ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 और 2। अब अपने को पता है, देखो 1/2 mn सी स्क्वायर आर एम एस किसके बराबर होता है, ई बार के बराबर होता है, जो अपन ने पीछे फॉर्मूला निकाल रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, ये पूरा मान पी वी बराबर, आप यहाँ लिख लो, पी वी बराबर 2/3 ई बार, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक आप आइए, रुकिए। ई बार अपने पास कितना हो गया, पी वी बराबर 2/3 ई बार। ठीक है, अब अपने को पता है कि एक आदर्श गैस की अवस्था समीकरण क्या होती है, आदर्श गैस की अवस्था समीकरण 1 मोल की है ना, वो अपने पास होती है पी वी इक्वल टू एक्स आर टी। देखिए मैंने यहाँ पर एक्स क्यों लिया है, एक्स इसलिए लिया है कि अपन इसमें इस टॉपिक के अंदर ऑलरेडी अपन एन लेके चल रहे हैं। अपन जनरली क्या लेते हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी एन लेके चल रहे हैं, तो अपन ने ले लिया उसका कोई एक्स पार्ट। तो अपने पास समीकरण क्या होगी, पी वी इक्वल टू एक्स आर टी, जहाँ एक्स क्या है, जहाँ एक्स आपका बराबर है m/m0। मोलिकुलर बार होता है ना, जो आपने उसके अंदर पढ़ा था, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो आप, m/m0 क्या हो जाएगा, गैस का मोल अंश, ये मान होता। m/n0 क्या होता है, गैल का, और m0 क्या है, इस गैस का अणुभार। m0 अपन किसको बताते हैं, गैस के अणु के भार को, गैस का अणुभार। और आपको पता है r क्या होता है, r होता है आपका गैस कांस्टेंट। r अपना क्या होता है, गैस कांस्टेंट, और x को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं m/m0। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2/3 बार के रूप में एक्स आर टी, और यहाँ से अपन 3/2 एक्स आर टी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ तक देखिए, आप कोई दिक्कत हो तो वापस इसको अपन मिटाएंगे, क्योंकि अपना टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एक बार वापस इसको आप आइए समझिए कि अपन निकाल रहे हैं आदर्श गैस के ताप की व्याख्या कर रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो अपने को टेम्परेचर का फॉर्मूला निकालना है टी के रूप में। तो अपन ने लिखा कि हम जानते हैं, अपने पास पीछे फॉर्मूला आया हुआ दाब का, P बराबर 1/3 रो सी स्क्वायर आर एम एस, सी बार स्क्वायर अपन ऐसे लिख सकते हैं। फिर मैंने इसको ऐसे चेंज किया, P बराबर 1/3 mv। आप चाहो तो इसको मत लिखो, ऐसे कैसे रहने दो, कैपिटल M, इसको आप कैपिटल M ही रहने दो, है ना, आप इसको ml लिखने की जरूरत ही नहीं है। 1/3 m v को इधर भेज दिया अपन ने, सी स्क्वायर आर एम एस। ठीक है, फिर इस अपने को पता देखो कि ई बार जो माध्य गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है वो कितना है अपने पास, 1/2 m सी बार स्क्वायर, या यूं कहे तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 m सी बार स्क्वायर किसके बराबर होता है, आपको पता है सी स्क्वायर आर एम एस के बराबर होता है, अंडर हटते ही इसके बराबर आ जाता है। ठीक है, फिर इस मान को मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई करने के मतलब अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो अपने पास हो गया पी वी बराबर 2/3 1/2 m सी स्क्वायर आर एम एस। तो इस पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं, ई बार लिख सकते हैं। तो अपने पास पी वी बराबर 2/3 ई बार आ गया, ये यहाँ तक ठीक है। फिर अपन ने देखा कि जो आदर्श गैस की अवस्था समीकरण होती है, पी वी बराबर 1 मोल गैस के लिए एक्स आर टी, एन की जगह अपन ने क्या लिया, एक्स ले लिया। ठीक है, और एक्स क्या होता है, m/m0, गैस का क्या है, एक मोल का अंश है, पर्टिकुलर एक मोल का क्या है, अंश है। m0 यहाँ पर गैस का अणुभार है, और r क्या यहाँ पर गैस कांस्टेंट है। तो चलो आइए आगे, समीकरण 1 और 2 से अपन क्या कर सकते हैं, नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 1 व 2 से किसका मान है दोनों, ये भी पीवी का, ये भी पीवी का, तो अपन इस पीवी की जगह क्या लिख सकते हैं, 2/3 ई बार। तो अपन लिखेंगे 2/3 ई बार, ये आपका मान किसके बराबर हो गया, एक्स आर टी के बराबर। 2/3 ई बार किसके बराबर हो गया, एक्स आर टी के बराबर। या यूं कहे तो यहाँ से अगर आप ई बार निकालो तो ई बार कितना हो जाएगा, 3/2 एक्स आर टी। ठीक है, लाइन टू लाइन चल रहे हैं अपन, देखो कोई दिक्कत नहीं अपने पास, 3/2 एक्स आर टी हो गया। यदि 1 मोल गैस के लिए, यहाँ पर अपने पास गैस का मोल कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो 1 मोल गैस के लिए अपन लिख सकते हैं, यदि 1 मोल गैस के लिए x बराबर 1 हो, तब m बराबर m0। m किसके बराबर हो जाएगा, गैस के अणुभार के बराबर हो जाएगा। तो अब अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ई बार बराबर 3/2
आर टी। एक तो अपन ऐसे लिख दिया ई बार बराबर 3/2 आर टी, लिख सकते हैं ना अपन, ई बार बराबर 3/2 आर टी। या यूँ कहे तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 m0 c² r ms बराबर 3/2 आर टी। एक आपकी ये समीकरण आ गई, इसको आप इक्वेशन नंबर ए बना देना। तो आपके दो फॉर्मूले लिखेंगे, ध्यान रखना यहाँ पर भी। एक अपने पास ये हो गया 1/2 m0 c² rms बराबर 3/2 आर टी, ठीक है। एक फॉर्मूला वापस चेंज होगा, कैसे होगा आइए एक मिनट के लिए आप इधर देखिए वापस। ये चीज़ अपन ने देख ली, फिर अपन ने देखा कि समीकरण 1 व 2 को अपन ने मिलान किया, तो अपने पास क्या हो गया 2/3 ई बार किसके बराबर हो गया आपका x आर टी के बराबर, ठीक है। या यहाँ से मैंने ई बार माध्य गतिज ऊर्जा निकाली, तो अपन ने माध्य गतिज ऊर्जा निकाली तो ई बार किसके बराबर हो गई यहाँ से 3/2 x आर टी। अब अपन ने क्या मान लिया यहाँ पर 1 मोल गैस हो, अपन लेते हैं ना, देखो आदर्श गैस समीकरण आप क्या लिखते हो पीवी बराबर एन आर टी। जब एन 1 मोल गैस हो तो पीवी किसके बराबर होता है आर टी के बराबर, और एन किसके बराबर होता है m/m0, उस गैस का मास अपन उस गैस के मास का अनुपात, ये अपने पास होता है, ठीक है, उस गैस का अनुपात। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया 1 मोल गैस ले लिया, तो x आपका 1 हो जाए, ये आपको पता। अगर आपका x 1 हो जाए तो m किसके बराबर हो जाएगा m0 के बराबर, ये आपको पता है। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं कि जब आपका x 1 हो तो m किसके बराबर हो गया m0 के बराबर। तो इस कंडीशन में आपकी समीकरण क्या बन गई ई बार बराबर 3/2 आर टी। ये भी फॉर्मूला है, ध्यान रखना, कभी कभी अपना ये भी फॉर्मूला यूज होगा माध्य गतिज ऊर्जा का, ई बार बराबर 3/2 आर टी, ठीक है। और इस फॉर्मूले को अपन ने वापस चेंज करके ऐसे लिख दिया 1/2 ई बार का फॉर्मूला क्या होता है m/c², तो m m0 के बराबर हो गया, तो 1/2 m0 c² rms बराबर 3/2 आर टी हो गया। अभी जब रिसेंटली हमने जनवरी के अंदर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया, तब उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर अपन ये सारी चीज़ें खोल के नहीं देखते तो यहाँ पर अपने क्या हो जाती, दिक्कत हो जाती। बुक्स के अंदर आपके पास सारी चीज़ें नहीं, हमें क्वेश्चन पूछा गया कि आदर्श गैस की माध्य गतिज ऊर्जा और ताप के अंदर क्या रिलेशन है, तो हमारे 2-3 समीकरण थे हमारे पास, तो ये वाली समीकरण क्या है राइट थी। अगर अपन ने सारी चीज़ें खोल के देख ली तो अपन आराम से क्या कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे आपका बीएससी का बीएड का एग्जाम हो, आप आराम से क्या कर सकते हो। तो अभी अपने पास एक फॉर्मूला तो ये हो गया। आप यहाँ से लिख सकते हो कि अणु की जो माध्य गतिज ऊर्जा है ये पूरी हुई 1/2 m0 c² rms, ये क्या होती है ताप T के समानुपाती होती है। ध्यान रखना T बढ़ेगा तो उसकी माध्य गतिज ऊर्जा ये भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिखूंगा, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्थात 1 मोल गैस के अणु की, अर्थात 1 मोल गैस के अणु की माध्य गतिज ऊर्जा उसके परम ताप T के, 1 मोल अणु की माध्य गतिज ऊर्जा उसके परम ताप T के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है, एक ही बात है, उसके प्रोपोर्शनल होती है। परम ताप T के समानुपाती होती है, यहाँ तक ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सिद्ध करो कि आदर्श गैस की जो माध्य गतिज ऊर्जा होती है उसके परम ताप T के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो आपको इस प्रकार ये पूरा करना है, ठीक है। एक तो हो गया अपना सॉल्यूशन। अब अपने पास टेम्परेचर का फॉर्मूला पूरा कंप्लीट नहीं आया, तो अपन इसको वापस चेंज करेंगे। वो आपका फॉर्मूला ऐसे चेंज होगा कि हम जानते हैं, कुछ वैल्यू चेंज होगी आपकी। हम जानते हैं गैस नियतांक R, जो गैस कांस्टेंट है अपने पास, हम जानते हैं गैस नियतांक R व अवोगाद्रो संख्या होती है ना, या बोल्ट्जमान नियतांक। गैस नियतांक R व बोल्ट्जमान नियतांक के में निम्न संबंध होता है। हम जानते हैं इन दोनों में क्या रिलेशन बैठेगा, अपने को करना है। यहाँ तक ठीक है। देखो फॉर्मूला एक तो आपका ये हो गया, और इसको अपन इस प्रकार लिख दिया। इसी को अपन वापस चेंज कर रहे हैं, वो आपका फॉर्मूला ऐसे चेंज हो जाएगा कि गैस नियतांक और क्या है, बोल्ट्जमान नियतांक के में क्या संबंध होता है। तो अपन लिख सकते हैं R बराबर KN है, जहाँ आपका Na क्या है, आपको पता है Na क्या हो जाएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना, इसी के आगे हो रहा है आपका। हम जानते हैं R और बोल्ट्जमान नियतांक K में क्या संबंध है,
वो संबंध हो गया आपका R बराबर के एन है, जहाँ एन है आवोगाद्रो नियतांक। एन आपका क्या है, आपने पढ़ा हो ना, आवोगाद्रो कांस्टेंट होती है, आवोगाद्रो संख्या होती है, आवोगाद्रो नंबर हो गया। ठीक है, वापस इस फॉर्मूले को अपन क्या लिख सकते हैं, m0 बराबर एम एन है तथा m0 बराबर एम एन ए। एक चीज़ और ध्यान रखना, अपना जो अनुभार होता है गैस का अनुभार, वो m0 बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, एम एन ए लिख सकते हैं। तो अभी अपने पास जो समीकरण ए आई, समीकरण ए से क्या आई हुई अपने पास समीकरण, वापस लिखता हूँ मैं एक बार यहाँ पर इधर कि 1/2 m0 c² RMS, ये आपका मान किसके इक्वल आया, 3/2 RT। अपने पास ये टेम्परेचर की इक्वेशन आई हुई है। ठीक है, तो अब अपन चाहे इस इक्वेशन को वापस चेंज कर सकते हैं, m0 किसके बराबर आया, एम एन ए के बराबर। तो अपन इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 एम एन ए c² RMS बराबर 3/2 RT। ठीक है, एम एन ए के रूप में आ गई और c² RMS बराबर 3/2 RT। वापस इस मान को अपन देखेंगे, आप चाहो तो आर को वापस चेंज कर सकते हो, आर को अपन क्या लिख सकते हैं, के एन ए। जो गैस कांस्टेंट होता है आपके किसके इक्वल होता है, के एन ए के इक्वल होता है। तो अपन इस मान को ऐसे लिख सकते हैं के एन ए, जो टी चल रहा है अपना ऐसे कैसे चल रहा है। ठीक है, अब देखिएगा कौन क्या करता है, एन ए से आपका एन ए कट गया, तो यहाँ से आपकी समीकरण क्या हो गई, 1/2 एम c² RMS बराबर 3/2 KT। देखिए आपकी समीकरण वापस चेंज होगी इस प्रकार, 1/2 एम c² RMS बराबर 3/2 KT। आर की जगह अपना क्या आ गया, क्या आ गया, और m0 की जगह अपना क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसको बना लिया अपन ने समीकरण नंबर बी। एक आपकी ये समीकरण बन गई, एक आपकी पहले ये समीकरण चल रही है टेम्परेचर की, 1/2 m0 के रूप में हो, अगर यहाँ पर m0 हो तो इधर क्या चलेगा, 3/2 RT। ये चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पर m0 क्या है, गैस का अनुभार। लेकिन अगर आप समीकरण m के रूप में बना दो 1/2 एम c² RMS, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 3/2 KT। वहाँ पर R तो क्या था, गैस कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पर K क्या है, बोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब देखो इन दोनों समीकरण में अपन क्या रिलेशन बता सकते हैं, देखिए आप समीकरण ए व बी से अपन क्या बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा समीकरण ए व बी से, देखिएगा आप, और या आप चाहो तो एक पर्टिकुलर किसी वैल्यू का मान पुट कर दो आप, तो आप इस इक्वेशन को और क्या कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो। तो समीकरण ए व बी से मैं लिख सकता हूँ सी RMS बराबर क्या है मेरे पास, 3RT/m0, 3RT/m0। और या एक बार मैं लिख सकता हूँ सी RMS बराबर √3 KT/m। ये दो मान आ गए अपने पास, ये अच्छे मान है। देखिए आप, ये रही आपकी समीकरण नंबर ए। यहाँ से अगर मैं CRMS का मान निकालूं तो CRMS अपन क्या लिख सकते हैं, CRMS बराबर वो सारा मान √ में चला जाएगा, 3RT, 2 से 2 कट गया है ना आपका, 2 से क्या हो गया, 2 कट गया, तो 3RT/m0, एक √ में ये हो गया। ठीक है, और एक अपने पास क्या हो जाएगा, वापस इससे देखिए आप, इससे अगर आप CRMS निकालोगे तो 2 से आपका 2 कट गया और 3 KT/ क्या हो गया, m हो गया। तो अपन कह सकते हैं कि आदर्श गैस का जो अणु का वर्ग माध्य मूल वेग वो उसके परमताप T के वर्गमूल के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब आपने पास दो कंडीशन आगे ध्यान रखना, अगर आपको अणु की माध्य गतिज ऊर्जा पूछ ले तो अणु के माध्य गतिज ऊर्जा क्या होती है, परमताप T के समानुपाती होती है, सीधा उसके क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन अगर अपने को CRMS पूछ ले तो यहाँ पर CRMS क्या होगा, उसके टेम्परेचर के वर्गमूल के क्या होगा, समानुपाती होगा, मतलब उसका वर्गमूल होगा और फिर उसके प्रोपोर्शनल आएगा। बस ये आपका आदर्श गैस के ताप की व्याख्या का फॉर्मूला क्या है, कंप्लीट है। अब अपन इसको लैंग्वेज रूप में कैसे लिख लेंगे, ध्यान रखना, दो फॉर्मूला है अपने पास, एक तो ये वाला फॉर्मूला है, फर्स्ट जो इक्वेशन आपकी, ठीक है ये, और एक आपके पास ये वाला फॉर्मूला है ए और बी। और फिर अपन ने ए और बी दोनों इक्वेशन देखी तो अपने पास CRMS एक बार तो 3RT/m0। एक चीज़ आप ध्यान रखना, जब भी आपको CRMS पूछ ले, जब आपको न्यूमेरिकल के अंदर वर्ग माध्य मूल वेग CRMS निकालना हो, ठीक है, और आपको m0 दे रखा अनुभार, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आपको गैस का द्रव्यमान दे रखा है तो आपको 3 KT/m इस प्रकार का फॉर्मूला लगाना है। तो अपन एक लिखेंगे, अर्थात गैस के अणु का
अणु का वर्ग माध्य मूल वेग, वर्ग माध्य मूल वेग, जिसको अपन क्या लिखते हैं CRMS से। गैस के अणु का वर्ग माध्य मूल वेग CRMS, गैस के परम ताप T के वर्गमूल के समानुपाती होता है। गैस के परम ताप T के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती, एक ही बात है, समानुपाती को अपन अनुक्रमानुपाती बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अपन लिख सकते हैं CRMS इज प्रोपोर्शनल टू √T। बस ये आपका आदर्श गैस के ताप की व्याख्या का फॉर्मूला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या क्या देखा अपन ने आदर्श गैस की ताप की व्याख्या में? उस फॉर्मूले को अपन ने दो रूप में बनाया भाई। उसकी जो माध्य गतिज ऊर्जा वो आपके दो प्रकार से हो सकती है, एक बार तो गैस के मास के रूप में, एक बार अणुभार के रूप में। फिर अपन ने दोनों इक्वेशन से अपन ने क्या देखा, रिलेशन देखा। तो रिलेशन देखने के बाद अपने पास ये दो वैल्यू प्राप्त हुई CRMS के रूप में। एक तो ये हो सकता है अपने पास, ठीक है, और एक ये कंडीशन हो सकती है। 3 टॉपिक हो गए। अगला टॉपिक है आपका, आप चाहो तो एक नोट डाल के कुछ अपन लिख सकते हैं। आप चाहो तो अपन नोट डाल के क्या लिख सकते हैं कि नोट परम शून्य ताप, जब आपका ताप कितना हो जाए, परम शून्य ताप T बराबर 0 केल्विन। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही परम शून्य ताप का नाम होता है ना, आप 0 डिग्री सेल्सियस नहीं बोलोगे, वहाँ पर 0 केल्विन होता है। शून्य ताप हमेशा अपन किसको बोलते हैं, केल्विन को बोलते हैं। उसके अंदर 273 ऐड करते हैं, फिर वो आपका मान किस में चला जाता है, डिग्री सेल्सियस के अंदर, ठीक है। तो परम शून्य ताप T बराबर 0 केल्विन पर प्रत्येक अणु की माध्य गतिज ऊर्जा अगर आपको निकालनी हो, 0 केल्विन पर प्रत्येक अणु की माध्य गतिज ऊर्जा, माध्य गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है अपने को पता है, 1/2 m या m0 अपन कुछ भी लिख सकते हैं। तो 1/2 m C² RMS। अब अपने को पता है, अभी अपन ने पढ़ा है कि जो E बार होता है वो इज प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, टीप के। अभी अपने आदर्श गैस के ताप की व्याख्या की थी, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि E बार किसके होता है, T के समानुपाती होता है। तो अब अपने पास फाइनली फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 m² C² RMS बराबर 0। ताप अपन 0 ले रहे हैं, ये पूरा मान आपका किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। या यूं कहे तो 1/2 m C² RMS आपको पता है किसका मान आया, C1² + C2², क्योंकि अपने को पता है, देखो इधर देखिए आप कि C² RMS किसके बराबर है, C²। C² RMS किसके बराबर है, C² है। तो इसकी जगह अपन, आपको पता है C² का मान कितना है, C1² + C2² + C3² + CN² अपॉन में अपन क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। और ये सारा मान किसके इक्वल चल रहा है, 0 के बराबर, क्योंकि अपन ने पूरा देखा 0 हो गया। तो यहाँ से अपन बता सकते हैं, जिससे ये सारा 0 हो जाएगा। ये 0 होने का मतलब C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर Cn बराबर 0 पर ये लाइन। परम शून्य ताप पर गैस के प्रत्येक अणु का वेग भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर कुछ भी नहीं है, तो अणु एक जगह स्थिर है, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ से अपने पास क्या आएगा, अगर अणु आपका एक जगह रुका हुआ है, इसका मतलब अपना टेम्परेचर भी क्या है, स्थिर है। कैसे निकाला आपको पता है, देखो परम शून्य ताप T बराबर 0 केल्विन पर अणु के माध्य गतिज ऊर्जा E बार इज प्रोपोर्शनल टू किसका होती है, T के, जो अपने को पता है, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि 1/2 m C² RMS, अपन इसको माध्य गतिज ऊर्जा को ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल T है, T अपन ने क्या ले लिया, 0। तो ये पूरा एक मान किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। अब अपने को पता, अपन ने पढ़ रखा है जो C² RMS है वो किसके बराबर है, C² के। तो अपन इस मान को इसके इक्वल बताया और इसका मान ये रहा अपने पास, C1² + C2² + C3² + CN² अपॉन n, ठीक है। इक्वल किसका चल रहा है, 0। इस सारे मान को अपन ने उधर भेज दिया, 1/2 m और n ये सब क्या है इसके इनटू में। जब ये सारा मान आपका उधर चला गया तो ये सारा मतलब 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा मान क्या हो गया, 0। तो अब आपके पास क्या बचा, C1² + C2² + C3² डैश + CN² बराबर 0। ये एक चीज़ पता अपने को। फिर अपने को पता है कि अपन ने देखा कि गैस के अंदर जितने भी अणु वो एक रूप से समान है और सारे अणु एक तरह से समान वेग से गतिशील है। जब उनका वेग इक्वल हो गया तो यानी C1 किसके बराबर हो गया, C2 के बराबर, फिर ये भी किसके बराबर हो गया, C3 के बराबर। तो इस लाइन को अपन ऐसे बता सकते हैं कि C1 बराबर C2 बराबर C3, या यूँ कह दो Cn, ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी परम शून्य ताप पर गैस के प्रत्येक अणु का वेग भी कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। ये आपका ये पॉइंट भी कंप्लीट है। अगला पॉइंट देखते हैं अपन, 4th वाला पॉइंट।
4th के अंदर गैस की अवस्था समीकरण चलेगी। तो गैस की अवस्था समीकरण क्या, थोड़ा टॉपिक बड़ा है, तो अपन आज जो भी पढ़ा उसको अपन एक बार देख लेते हैं। आदर्श गैस के दाब का फॉर्मूला अपन ने निकाल लिया था, उस दाब के फॉर्मूले को अपन ने माध्य गतिज ऊर्जा के रूप में लिखा। तो अपने पास क्या आ गया कि P बराबर 2/3 E बार। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सिद्ध करो कि जो दाब है वो उसके माध्य गतिज ऊर्जा के कितना होता है, 2/3 होता है। तो जो क्वेश्चन लिखूंगा मैं आपके पहला क्वेश्चन कि सिद्ध करो आदर्श गैस का दाब, सिद्ध करो आदर्श गैस का दाब माध्य गतिज ऊर्जा का, माध्य गतिज ऊर्जा का 2/3 होता है। बता दिया मैंने आपको, वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अपन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, गैस के अणु का, गैस के अणु का वर्ग माध्य मूल वेग का मान निकालिए। अच्छा क्वेश्चन ये भी, गैस के अणु का वर्ग माध्य मूल वेग का मान निकालिए। ठीक है, यह मान बताइए, एक ही बात है। और लास्ट तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बड़ा क्वेश्चन होगा और इसको आपको एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना रहेगी। तीसरा क्वेश्चन अपन लिखेंगे कि आदर्श गैस के ताप की व्याख्या करते, आदर्श गैस के ताप की व्याख्या करते हुए, आदर्श गैस के ताप की व्याख्या करते हुए बताइए कि लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ ना, मैं सीधा लिख रहा हूँ। बताइए कि E बार इज प्रोपोर्शनल टू T, अणु की माध्य गतिज ऊर्जा ताप T के समानुपाती होती है, तथा CRMS इज प्रोपोर्शनल टू √T। ये मैंने पूरा आपको अच्छे से करा दिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, बताइए कि आदर्श गैस की माध्य गतिज ऊर्जा उसके परम ताप T के समानुपाती होती है, तथा अणु का वर्ग माध्य मूल वेग उसके परम ताप T के वर्गमूल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये आपके तीनों क्वेश्चन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।